बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़रियाब कुंदन को सहारा देने के लिए तेजी से पीछे मुड़ी। ठीक उसी लम्हे एक और फायर हुआ। ज़रियाब कुंदन के साथ ही नीचे गिर गई। इस मर्तबा गोली ज़रियाब के सर से चंद इंच ऊपर से गुजरती हुई दीवार में जा लगी। उसी लम्हे रस्मक मुड़कर तेजी से उनके करीब पहुंच गया। उसने सूटकेस ज़रियाब के हाथ में थमाया और कुंदन को पकड़कर अपनी तरफ घसीटने लगा। तुम दरवाजे के अंदर जाओ, जल्दी करो, रस्मक ने ज़रियाब से कहा। ज़रियाब ने उन दोनों की तरफ देखा और जमीन पर रेंगती हुई बड़ी तेजी के साथ दरवाजे में दाखिल हो गई। एक सेकंड के बाद रस्मक भी कुंदन को घसीटता हुआ अंदर आ गया। ज़रियाब ने बड़ी फुर्ती से भारी दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया। उसी लम्हे एक फायर और हुआ। इस मर्तबा गोली दरवाजे में लगी थी और उसमें सुराख करती हुई सामने वाली दीवार में जा लगी। ज़रियाब हाथ में सूटकेस पकड़े बदहास नजरों से इधर उधर देख रही थी। पिछली तरफ दो खिड़कियां थी और वो दोनों में लोहे की सुलाहें लगी हुई थी। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके ख्याल में वो चूहेदान में फंस गए थे। पुलिस वालों को दरवाजा तोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसने कुंदन की तरफ देखा। उसकी दाएं टांग से खून बह रहा था। रस्मक तेजी से चलता हुआ एक दीवार के करीब पहुंच गया। ज़रियाब वहशत ज़दा सी नजरों से कभी कुंदन और कभी रस्मक की तरफ देख रही थी। रस्मक शायद उस कमरे में इसलिए आया था कि उसे यहाँ के किसी खुफिया रास्ते का इल्म था। लेकिन अगर वो बदहासी में मतलूबा कमरे की बजाय किसी और कमरे में आ गए हैं तो फिर उनका जिंदा बचना मुहाल हुई होगा। अगर वो खाम्स और पुलिस की गोलियों से बच भी गए तो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। पुलिस ने उसे एक औरत की लाश को दफन करते हुए देख लिया था जिसे कत्ल किया गया था। वो लाश पुलिस वालों को ये नहीं बता सकेगी कि उसे कत्ल किसने किया। अलबत्ता वहाँ वो खंजर भी मौजूद था जिस पर अब हाम्स के नहीं रस्मक की उंगलियों के निशान थे। इस तरह पुलिस के लिए रस्मक को कातिल और उन दोनों को शरीके जुर्म साबित करना मुश्किल नहीं होगा। दफतन वो चौंक गई। बाहर से दरवाजे पर टकरे मारी जा रही थी। अगर दरवाजा कमजोर होता तो अब तक टूट चुका होता, लेकिन ये सागवान की लकड़ी का दरवाजा था जो बहुत भारी और बहुत मजबूत था। इतनी आसानी से टूट नहीं सकता था। लेकिन ज़रियाब को डर इस बात का था कि अगर पुलिस वाले पिछली तरफ आ गए तो खिड़कियों से उन्हें निहायत आसानी से गोलियों का निशाना बनाया जा सकता था। बाहर से टकरों के साथ साथ अब हाम्स की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो चीख चीख कर पुलिस वालों को कह रहा था, अरे कम बख्तो, पिछली तरफ जाओ, वो लोग खिड़की से भाग जाएंगे। ज़रियाब का दिल उछलकर हलक में आ गया। अब मौत उनके चंद कदम के फासले पर रह गई थी। अगर पुलिस वाले दूसरी तरफ पहुंच गए तो उन तीनों में से किसी की जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती थी। दरवाजे पर अब भी टकरें मारी जा रही थी। ज़रियाब कुंदन के करीब बैठ गई, उसका हाथ थाम लिया। फिर वो रस्मक की तरफ देखने लगी। वो बड़ी तेजी के साथ दीवार के करीब फर्श टटोल रहा था और फिर दफतन कुंदन की आंखों में चमक सी उभर आई। दीवार शक हो रही थी। रस्मक तेजी से कुंदन के करीब आया। वो उसे कंधे पे उठाकर हला में दाखिल हो गया। अंदर का मैग्नीशियम तलाश करने में उसे एक सेकंड से ज्यादा नहीं लगा था। दीवार का खला आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और फिर दोनों हिस्से आपस में मिल गए। सुरंग में गहरी तारीकी थी। वो दीवार टटोलते हुए आगे बढ़ते रहे। वो हवेली में किसी और सुरंग से दाखिल हुए थे। उन्होंने अपना थैला सुरंग के उस दहाने के करीब छोड़ दिया था जहाँ से वो अंदर दाखिल हुए थे। उनकी टॉर्चें भी न जाने कहाँ रह गई थी और अब तारीकी में चलना मुश्किल हो रहा था। दफतन ज़रियाब को याद आया कि जब वो शहर से रवाना हुई थी तो उसने दूसरी चीजों के अलावा सूटकेस में एक पेंसिल टॉर्च भी रखी थी। इस ख्याल के आते ही वो फौरन जमीन पर बैठ गई। उसने सूटकेस सामने रखा और टटोल का सेफ्टी कैच हटाकर उसका ढकना उठाया और अंदर हाथ डालकर टॉर्च टटोलने लगी। उसे मायूसी नहीं हुई। 2 मिनट की कोशिश के बाद टॉर्च उसके हाथ में आ गई। उसने टॉर्च रोशन कर ली। टॉर्च की रोशनी हाथ से तेज थी। गहरी तारीकी में अचानक रोशनी हो जाने से एक लम्हे को उसकी आंखें चंदिया गई थी। उसने सूटकेस बंद करके दूसरे हाथ में पकड़ लिया और उठकर खड़ी हो गई। टॉर्च मुझे दे दो, तुम मेरे पीछे आओ, रस्मक ने कहा।
उस तंग सी सुरंग में रस्मक कुंदन को कंधे पर उठाए बड़ी तेजी से चल रहा था। 2-3 सुरंगें घूमने के बाद वो तकरीबन 7 मिनट बाद दहाने के करीब उस जगह पहुंच गए जहां उनका थैला भी रखा हुआ था। रस्मक ने कुंदन को कंधे से उतारा। कुंदन सुरंग की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर जर्दी फैल रही थी। उसने जख्मी टांग को आगे फैला रखा था। गोली उसकी पिंडली में लगी थी और गोश्त चिरती हुई निकल गई थी। जख्म से खून रस रहा था। शलवार का पांचे तक का हिस्सा खून से तर हो रहा था। रस्मक ने वहां पड़े हुए थैले में से एक छोटी सी गोल डिबिया निकाली। उसमें मरहम भरा हुआ था। ज़रियाब ने कुंदन की शलवार का पांचा ऊपर तक उधेर दिया। पहले अपने दुपट्टे के पल्लू से जख्म साफ किया और फिर जख्म में मरहम भरकर दुपट्टे को लपेटकर पट्टी की तरह बांध दिया। जख्म पर मरहम रखते ही कुंदन को यूं महसूस हुआ जैसे बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया हो। उसकी पिंडली में बर्फ जैसी ठंडक की एक लहर सी दौड़ती चली गई और दर्द हैरत अंगेज तौर पर काफूर हो गया। चंद मिनट के बाद वो सुरंग के दहाने से निकलकर झाड़ियों में आ गए और तेज तेज कदम उठाते हुए घोड़ों के पास आ गए। अब उनके पास सिर्फ 2 घोड़े रह गए थे। तीसरे घोड़े को सांप ने डस लिया था। उसकी लाश भी करीब ही पड़ी थी। मेरा ख्याल है अब दोनों इस सफेद घोड़े पर बैठ जाएं। मैं अपने वाली घोड़े पर बैठ जाता हूँ, रस्मक ने कहा। उसने पहले कुंदन को घोड़े पे बिठाया, फिर सहारा देकर ज़रियाब को भी घोड़े पर सवार कर दिया। कुंदन पीछे थी और ज़रियाब आगे। ज़रियाब ने रस्मक का थैला गले में लटकाया। उसका सूटकेस रस्मक ने ले लिया था। ज़रियाब ने घोड़े की लगामें थामी। कुंदन ने कदरे आगे झुककर उसे दोनों बाहों की लपेट में ले लिया। रस्मक भी घोड़े पर बैठ चुका था। उन्होंने अभी घोड़ों का रुख मोड़ा ही था कि सन्नाटे में एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो रहे, गोली चलाओ, शूट कर दो उन्हें। बच्चे की तरह चीखती हुई ये आवाज खाम्स की थी। ज़रियाब का दिल उछलकर हलक में आ गया। रस्मक ने मुड़कर देखा। हवेली की ऊंची फसील पर खाम्स और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों के हाथ में राइफलें थी। रस्मक ने गर्दन मोड़ी ही थी कि फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। रस्मक किसी कदर खुली जगह पर था। ऊपर से चलाई जाने वाली 2-3 गोलियां रस्मक के घोड़े की पिछली टांग पर लगी। घोड़ा पिनपिनाता हुआ बुरी तरह उछला और फिर गिर गया। रस्मक भी घोड़े से गिरकर कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। ये गनीमत था कि उसका पैर रकाब में नहीं फंसा था, वरना वो घोड़े के नीचे दब जाता। उसने बड़ी फुर्ती से उठकर करीब पड़ा हुआ ज़रियाब का सूटकेस उठाया और एक दरख्त के पीछे छलांग लगा दी। ज़रियाब, रस्मक की आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। घोड़े को भगाओ, कुंदन तुम्हें रास्ता बताती रहेगी। खंडर वाले तहखाने से मेरी बहन खुशनुमा को साथ लेकर बस्ती में चले जाओ और कुंदन, राजू से कहना वो तुम लोगों को अपने साथ फिरोज आबाद पहुंचा दे। फिरोज आबाद में तुम लोग बूदी शाह के घर पर मेरा इंतजार करो। मेरी फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। जल्दी करो ज़रियाब, भगाओ घोड़े को। हवेली की फसील से मुसलसल फायरिंग जारी थी, लेकिन ज़रियाब का घोड़ा दरख्तों में होने की वजह से वो अभी तक फायरिंग की जिद से महफूज थी। ज़रियाब ने रस्मक को सूटकेस हाथ में लिए दरख्तों में एक तरफ दौड़ते देखा तो उसने भी घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा हल्की रफ्तार से दरख्तों में दौड़ने लगा। दरख्त गुंजान होने की वजह से ज़रियाब उसे ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ा सकती थी। उसका रुख उस तरफ था जिस तरफ वो उस रोज रस्मक के साथ हवेली से फरार होकर गई थी। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ हवेली से उसका फासला बढ़ता जा रहा था। फायरिंग की आवाजें अब भी आ रही थी, लेकिन वो आवाजें बदतरीज मादूम होती जा रही थी। कुंदन ने बड़ी सख्ती से ज़रियाब को अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। हवेली की फसील पर खड़े पुलिस वाले अंधाधुंध दरख्तों पर फायरिंग कर रहे थे। तड़पते हुए सहमी घोड़े के 2 गोलियां और लगी और वो बिनबिनाता हुआ और भी जोर से लूटने लगा। उसकी चारों टांगें तेजी से चल रही थी। मेरा ख्याल है वो लोग भाग गए हैं, एक पुलिस वाले ने कहा। उनमें से कम अज कम एक उन्हीं दरख्तों में कहीं छुपा है। फायरिंग करते रहो, कोई ना कोई गोली तो उसे लगेगी, हाम्स ने चीख कर जवाब दिया। पुलिस वाले कुछ देर तक दरख्तों में इधर उधर फायरिंग करते रहे, फिर उन्होंने राइफलें झुका ली। कोई फायदा नहीं, एक पुलिस वाले ने कहा। वो लोग फरार हो चुके हैं, गोलियां जाया करने का कोई फायदा नहीं। चलो नीचे चलो, हाम्स ने कहा और उनसे पहले दौड़ता हुआ फसील के अंदर वाली सीढ़ियां उतरने लगा। दोनों पुलिस वाले भी उसके पीछे सीढ़ियां उतरते हुए उस जगह पहुंच गए जहां उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज, सब इंस्पेक्टर और 4 दूसरे पुलिस वाले खड़े थे। उनके सामने ताजा खुदी हुई वो कब्र थी जो अभी पूरी तरह बंद नहीं की गई थी। सफेद चादर नजर आ रही थी। जाहिर है उस चादर में एक लाश लिपटी हुई थी, लेकिन ये अंदाजा लगवाना दुश्वार था कि लाश का सर किस तरफ है और पैर किस तरफ। कैसे कैसे अजीब भर्ती कर रखे हैं तुम लोगों ने पुलिस में।
हाम्स सब इंस्पेक्टर के सामने पहुंचकर चीखा। उसकी आवाज ऐसी ही थी जैसे 12-13 साल का कोई लड़का नाराज होकर चीख रहा हो। इन्हें तो गलेल भी चलानी नहीं आती होगी और इनके हाथों में राइफलें थमा दी तुम लोगों ने। क्या हुआ मिस्टर हाम्स? सब इंस्पेक्टर ने नागवार सी नजरों से उसकी तरफ देखा। होना क्या था? हाम्स चीखा। शिकार इनके सामने था और ये लोग तीनों में से किसी को भी निशाना नहीं बना सके। अगर राइफल मेरे हाथ में होती तो मैं देखता कि उनमें से एक भी कैसे बचकर जाता है। हम यहाँ शिकार खेलने नहीं आए मिस्टर हाम्स, सब इंस्पेक्टर ने कहा। मैं उन मुजरिमों की बात कर रहा हूँ ऑफिसर, जो फरार होने में कामयाब हो गए। तुम्हारी ये निशानची सिर्फ एक घोड़े को मार गिराने में कामयाब हो सके। मैं कहता हूँ तुम लोग यहाँ अब खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ से निकलो और उनका पीछा करो, हाम्स ने चीखते हुए कहा। उनमें 2 औरतें एक घोड़े पर हैं, एक औरत जख्मी है। वो घोड़ा भी 2 सवारों का बोझ उठाकर ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकता और तीसरा आदमी पैदल है, वो भी ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जल्दी करो, वक्त निकल गया तो इनमें से कोई भी हमारे हाथ नहीं आएगा। नहीं मिस्टर हाम्स, सब इंस्पेक्टर ने कहा। हमारे पास सिर्फ एक जीप है और हमें अंदाजा नहीं कि वो लोग किस तरफ गए होंगे, इसलिए उनका ताक़ुब बहुत मुश्किल है। क्या कह रहे हो तुम? हाम्स ने खुनहार नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या तुम कातलों का ताक़ुब करने से इनकार कर रहे हो? जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? हम में से किसी ने उन्हें कत्ल करते हुए नहीं देखा, सब इंस्पेक्टर ने कहा। उन्होंने कत्ल नहीं किया तो भागे क्यों थे? हाम्स बोला। और फिर तुमने खुद अपनी आंखों से उन्हें उस लाश की दफन करते हुए देखा था। औरत की लाश? सब इंस्पेक्टर उछल पड़ा। आपको कैसे मालूम हुआ मिस्टर हाम्स कि ये लाश औरत की है? हवेली में सिर्फ एक ही औरत थी जो खाना वगैरह पकाने के लिए यहाँ रखी गई थी। जाहिर है ये लाश उसी औरत के अलावा और किसकी हो सकती है, हाम्स ने कहा। और हम ये लाश इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, सब इंस्पेक्टर ने कहा। फिर अपने मतहतू की तरफ देखते हुए बोला, लाश को बाहर निकालो। नहीं, हाम्स ने चिपटकर एक कांस्टेबल की राइफल छीन ली। तुम लोग लाश को छूने की बजाय मेरे साथ हवेली से बाहर चलो और उन लोगों को तलाश करो। तुम्हें ये हरकत बड़ी महंगी पड़ेगी हाम्स, सब इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। राइफल वापस करो, हम तुम्हारे हुक्म की तामील नहीं कर सकते। तुम जानते हो यहाँ किसके हुक्म पर भेजे गए हो? हाम्स ने कहा। रखेल शाह इस इलाके का बेताज बादशाह कहलाता है। तुम्हारे अफसरान आला भी उसके सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं। अगर ये लोग बचकर निकल जाने में कामयाब हो गए तो रखेल शाह तुम सबको उल्टा टांग कर खाल खिंचवा देगा। अगर तुम लोग अपनी चमड़ी बचाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस लाश को यहीं सड़ने दो और उन लोगों की तलाश करो। बसूरत दीगर मैंने तुम्हें तुम्हारे अंजाम से आगाह कर दिया है। सब इंस्पेक्टर की आंखों में उलझन तैर गई। वो उस जागीर के मैनेजर रखेल शाह को अच्छी तरह जानता था। हाम्स ने उसके बारे में गलत नहीं कहा था। वो वाकई उस इलाके का बेताज बादशाह था। चमड़ी उतरवा देने की धमकी सुनकर सब इंस्पेक्टर की सारी अक्ल खत्म हो गई। वो अपने सिपाहियों को लेकर निहायत फरमाबरदारी से हाम्स के साथ हवेली से बाहर आ गया। वो ये भी भूल गया कि हवेली में ताजा खुदी हुई कब्र में एक लाश पड़ी थी, एक ऐसी औरत की लाश जिसे कत्ल किया गया था और आले कत्ल भी कब्र के करीब पड़ा था। सब इंस्पेक्टर ने बड़ी एहतियात से वो खंजर रुमाल में लपेट के उठाया। हाम्स ने कोई एतराज नहीं किया क्योंकि उसने खंजर रोशन के सीने में दबने दिया था और जिसने भी यह खंजर निकाला था दस्ते पर उसकी उंगलियों के निशान जरूर आ गए होंगे। इस तरह उसे इस बात का खतरा नहीं रहा था कि खंजर पर उसकी उंगलियों के निशान रह गए होंगे। हाम्स उस पुलिस पार्टी को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में कुछ ऐसे रास्ते भी थे जिन पर कार या जीप जैसी गाड़ी चल सकती थी। जीप का रुख उसी तरफ था जिस तरफ जरियाब और कुंदन गई थी, लेकिन 2 घंटे के बाद जीप का पेट्रोल खत्म हो गया। पुलिस वाले शाम तक जंगल में भटकते रहे। उन्हें रह रहकर हाम्स पर गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि हाम्स को कच्चा चबा जाए। जब वो लोग पैदल दरवेशपुर पहुंचे तो रात भी अपना ने सफर तय कर चुकी थी। वो इस कदर निडाल हो चुके थे कि उनके लिए कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल वो किसी न किसी तरह गिरते पड़ते पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हाम्स वाकई किसी पुरइसरार कुव्वत का मालिक था। वो भी पुलिस वालों के साथ पूरा दिन और आधी रात तक पैदल चलता रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकन के आसार नहीं थे। दरवेशपुर शहर में दाखिल होने के बाद पुलिस वाले तो पुलिस स्टेशन की तरफ चले गए और हाम्स उस इलाके में आया जिसे शहर का खूबसूरत तरीन हिस्सा कहा जा सकता था।
ऊंचे पहाड़ के दामन में ऊंची नीची ढलानों पर खूबसूरत कॉटेज और बंगले बने हुए थे। फलकबोस दरख्त, ढलवानों पर दबीस घास और खूब फूलों के पौधों की बहुतात, साफ सुथरी और पुरसुकून फिजा। ये शहर का वो इलाका था जहाँ कोई आम या मतवस्त तबका का आदमी रिहाइश का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। ये शहर के अमीर तरीन लोगों का इलाका था। ढलानों पर बल खाती हुई ऊंची नीची सड़कें और सड़कों से काफी हटकर दरख्तों में गिरे हुए बंगले। हर बंगले से सड़क के दरमियान वसीओ अरीज जगह बंगले ही की मलकियत थी। उन दरमियानी जगहों पर खूबसूरत लॉन बने हुए थे। सड़कों पर मुनासिब फासलों पर स्ट्रीट लाइटें थी। उस इलाके में बिजली का कोई पोल ऐसा नहीं था जिस पर मरकरी बल्ब रोशन न हो। हाम्स मुस्लिम सड़कों पर चलता हुआ एक जगह रुक गया। उसके सामने लकड़ी का एक गेट था जिसके साथ ही अंदर की तरफ मुहाफिज का कैबिन भी बना हुआ था। गेट के दोनों तरफ सड़क से तकरीबन 10 फुट हटकर हारदार तारों का एक जंगला था जो उस बंगले से मुल्हिका जमीन की हदूद का तयन करता था। गेट के अंदर बजरी की एक सड़क थी जिसके दोनों तरफ सर्द के पौधों की कितारें थी और तकरीबन 50 गज आगे बंगला था। हाम्स गेट के सामने रुका। उस वक्त वो कुछ थकन सी महसूस करने लगा था। उसने गेट के सामने खड़े होकर मुहाफिज के कैबिन की तरफ झांका। कैबिन में रोशनी हो रही थी। गेट पर भी दोनों तरफ बल्ब रोशन थे और एक बल्ब के नीचे छोटा सा बोर्ड आवीजा था जिस पर जली हरूफ में तहरीर था, खतरनाक कुत्ते बंगले की हदूद में गश्त पर हैं, बिला इजाजत अंदर आने से गुरेज कीजिए। हाम्स चंद सेकंड कैबिन की तरफ देखता रहा, फिर मुहाफिज का नाम लेकर उसे पुकारने लगा। तीसरी आवाज पर मुहाफिज कैबिन से बाहर आया। उसके बेल्ट में उड़से हुए पिस्टल का दस्ता साफ नजर आ रहा था। उसने हाम्स को देख लिया और जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोल दिया। बड़े साहिब जाग रहे हैं? हाम्स ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। मेरा ख्याल है कि जाग रहे हैं। 15-20 मिनट पहले उनके मेहमान गए हैं, मुहाफिज ने जवाब दिया। मेहमान कौन थे? हाम्स ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। दीपाली, मुहाफिज ने जवाब दिया। उसे तुम जानते हो, वो आम तौर पर रात यहीं बसर करती है, लेकिन आज वो जल्दी वापस चली गई। बड़े साहिब उस पर बड़े नाराज हो रहे थे। इस वक्त बंगले में और कौन है? हाम्स ने पूछा। लगता था जैसे वो आगे जाने से पहले सब कुछ जान लेना चाहता हो। गोपांग साहिब किसी को लेकर आए हैं और मेरा ख्याल है दीपाली को इसलिए रुखसत कर दिया गया है, मुहाफिज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाम्स चंद लम्हे अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। रोश पर उसके पैरों के नीचे दबने वाली बजरी अच्छी खासी आवाज पैदा कर रही थी। वो अभी चंद कदम आगे बढ़ा था कि बाईं तरफ पौधों के पीछे से खौफनाक गराहटें सुनाई देने लगी। वो खतरनाक किस्म के कुत्ते थे। हाम्स ने उस तरफ देखा और मुतमिन अंदाज में आगे बढ़ता रहा। दोनों खतरनाक कुत्ते गराते हुए उसकी तरफ लिपके। उनका अंदाज बता रहा था कि वो उसे चीर फाड़ कर रख देंगे, लेकिन हाम्स के करीब पहुंचते ही हैरत अंगेज तौर पर वो रुक गए और हाम्स के कदमों पर लूटने लगे। हाम्स आगे बढ़ गया। बंगला बहुत शानदार था। पोर्च में 2 नई कारें खड़ी थी। हाम्स बरामदे में आ गया। यहाँ मरकरी ट्यूब लाइट्स रोशन थी। उसने राहदारी में दाखिल होने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दीवार पर लगा हुआ बटन दबाया। अंदर के ही घंटी बजने की हल्की सी आवाज सुनाई दी और तकरीबन 2 मिनट के बाद दरवाजा खुल गया। वो गोपांग था। सुबह के गए हुए अब लौटे हो, कहाँ मर गए थे? गोपांग के हलत से गराहट सी निकली। उसके साथ ही वो उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गया था। हाम्स जवाब देने के बगैर अंदर दाखिल हो गया। उसके चेहरे के तासुरात से गोपांग को सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो दोनों साथ साथ चलते हुए वसीओ अरीज ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। बहुत ही शानदार ड्राइंग रूम था। हर चीज कीमती और नफीस थी। रकेल शाह के पास हर शब कोई न कोई औरत आती थी। उनमें से कुछ ऐसी थी जो मुश्किल आने वालों में शुमार होती थी। दीपाली भी ऐसी ही औरत थी। रकेल शाह को जब भी जरूरत होती उसे बुला लिया जाता, लेकिन एक नई लड़की आ जाने से दीपाली को वापस भेज दिया गया था। रकेल शाह दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। वो अजीब, बेडोल और परहेज सा आदमी था। रात अगरचे आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन वो इस वक्त भी पैंट शर्ट में था और गले में टाई भी बंधी हुई थी। उसका कद 4.5 फुट से ज्यादा नहीं था। उस पर सितम ये कि गर्दन भी ना होने के बराबर थी। यूं लगता था जैसे सर को शानों पर टका दिया गया हो। जिस्म बेहद भद्दा और चारों तरफ फैला हुआ था। तोन मटके की तरह बाहर को निकली थी। बाल बहुत करीब से तराशे हुए थे। तंग सी पेशानी और बटनों जैसी छोटी छोटी आंखें जो उसकी मकार फितरत की अक्कासी करती थी। वो लड़की कहाँ है? रकेल शाह ने हाम्स की तरफ देखते हुए पूछा।
وہ ہمارے ہاتھ نہیں آ سکی سرکار، حامس نے مدم سے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد بھی تھا، وہ تینوں فرار ہو گئے۔ کیا بک رہے ہو؟ رکھیل شاہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی میرے لیے کتنی اہم ہے؟ اس کی وجہ سے حویلی خالی کر دی گئی۔ تم پولیس پارٹی کو لے کر گئے تھے، لیکن وہ لڑکی اور اس کے ساتھی تم لوگوں کو دھوکہ دے کر نکل گئے۔ ایسا کیوں ہوا حامس؟ میں پوچھتا ہوں ایسا کیوں ہوا؟ کیا وہ معمولی سی لڑکی تم سے زیادہ چالاک اور طاقتور ہے جو تمہارے ہاتھ نہیں آ سکی؟ یہ سب کچھ پولیس کی وجہ سے ہوا ہے سرکار، حامس نے کہا۔ پولیس والے عین وقت پر آ گئے تھے۔ اگر وہ بر وقت میرا ساتھ دیتے تو وہ لوگ کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے تھے۔ پولیس والوں کا بندوبست تو میں کر لوں گا، لیکن تمہیں میں صرف 2 دن کی مہلت دے رہا ہوں۔ اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اس لڑکی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو چودھری خرمت کی طرح تمہاری لاش کو بھی کتے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ رکھیل شاہ نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ 2 دن کے بعد وہ لڑکی آپ کے قدموں میں ہوگی سرکار، حامس نے کہا۔ جاگیر کے لوگوں کے لیے قہر بنا ہوا یہ شخص اس وقت رکھیل شاہ کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ 2 آدمی اپنے ساتھ لے جاؤ اور ایک جاگیر کا کونا کونا چھان مارو، رکھیل شاہ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کسی بستی ہی میں چھپی ہوگی۔ تلاش کرو اسے، اس بار میں تمہارے منہ سے ناکامی کا لفظ نہیں سننا چاہتا۔ اور یاد رکھو یہ تمہارے لیے آخری چانس ہے۔ وہ گوپانگ کی طرف متوجہ ہوا۔ جی سرکار۔ گوپانگ بھی ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اسے ساتھ لے جاؤ اور لینڈ کروزر اس کے حوالے کرو۔ 2 آدمی بھی اسے دے دو۔ میں اس کے چہرے پر تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کی سزا یہی ہے کہ یہ اسی وقت زریاب اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں روانہ ہو جائے۔ اور تم بھی اپنے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ دوسرا آدمی اور اس کے ساتھ وہ عورت کون ہے۔ جی سرکار۔ گوپانگ نے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جا سکتے ہو، رکھیل شاہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں مغرور تھا۔ حامس نے پہلے رکھیل شاہ اور پھر صوفے پر بیٹھے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا اور مڑ کر گوپانگ کے ساتھ دروازے کی طرف چل پڑا۔ گوپانگ اور رکھیل شاہ اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ فرما بردار غلام کی طرح سر جھکائے رکھا تھا۔ مگر آج اس خوبصورت لڑکی کی موجودگی میں اس نے پہلی مرتبہ اپنی توہین محسوس کی تھی۔ جنگل سے نکلنے کے بعد گھوڑا سر پر دوڑنے لگا۔ زریاب نے کسی ماہر گھڑ سوار کی طرح گھوڑے کی لگامیں سنبھال رکھی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو بھی گھوڑے کے بے قابو نہیں ہونے دیا۔ کندن نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جنگل کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کچھ دیر تک وہ ویرانے میں سفر کرتی رہی۔ پھر آگے شاداب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کھیتوں کے بیچ میں بیل گاڑیوں یکوں کی آمد و رفت کے لیے راستہ بنا ہوا تھا اور گھوڑا اس راستے پر دوڑ رہا تھا۔ اس جگہ زریاب نے گھوڑا روکا۔ اس نے اب تک کندن سے راستے کے بارے میں دریافت نہیں کیا تھا، لیکن اس جگہ پہنچ کر وہ الجھ گئی۔ کندن نے سیدھا ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ہاتھ سے دائیں طرف اشارہ کیا۔ اس طرف، وہ راستہ ہمیں کھنڈرو تک لے جائے گا۔ زریاب نے ایک بار پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ پسینے میں بھیگا ہوا گھوڑا پھر دوڑنے لگا۔ اس وقت تقریباً 11 بجے تھے۔ دھوپ میں ہاتھ تپش تھی۔ زریاب اور کندن بھی پسینے میں شرابور تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ کھنڈر دکھائی دینے لگے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں کوئی الاؤ دہک رہا ہو۔ زریاب نے گھوڑے کی رفتار ہلکی کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کھنڈروں کے سامنے پہنچ گئی، لیکن گھوڑے کو روکنے کی بجائے وہاں سے کھنڈر والے ٹیلے پر لیتی چلی گئی۔ شکستہ کھنڈروں میں مختلف راستوں پر گھومنے کے بعد اس نے ایک جگہ گھوڑا روکا۔ پہلے خود اتری، پھر کندن کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ تم یہاں اس دیوار کے سائے میں بیٹھ جاؤ، میں خوشنما کو لے کر آتی ہوں، زریاب نے گھوڑے کی لگامیں ایک پتھر سے باندھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، کندن نے کہا۔ کھنڈروں کے نیچے تہانا بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر تم ایک بار راستہ بھٹک گئی تو باہر نکلنے کا راستہ تلاش نہیں کر سکو گی، لیکن تمہیں چلنے میں تکلیف ہوگی، زریاب نے کہا۔ میں تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں کھونا نہیں چاہوں گی۔ چلو، کندن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس خفیہ راستے کے قریب پہنچ گئی۔ اس راستے میں داخل ہونے کے بعد انہیں خوشنما تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ خوشنما انہیں دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن پھر اس نے فوراً ہی کسی گڑبڑ کا اندازہ لگایا۔ کندن کے کپڑے خون آلود تھے۔ زریاب نے اسے سہارا دے رکھا تھا اور وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ دوڑ کر کندن کے قریب پہنچ گئی۔ آپ کے کپڑوں پر خون اور کچھ نہیں خوشنما، کندن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ اب تو میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ تم جلدی سے میری اور اپنی ضروری چیزیں سمیٹو، ہم فوری طور پر یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ خوشنما نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بھیا کہاں ہیں؟
وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا، دیر مت کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، کندن نے کہا۔ خوشنما باری باری چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر تیزی سے ایک طرف چلی گئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں پانی لے کر آتی ہوں، بڑی شدت کی پیاس لگ رہی ہے۔ زریاب نے کندن کو پتھر کی ایک سیٹ پر بٹھایا، اس طرف چلی گئی جہاں پانی رکھا ہوا تھا۔ اس نے جگ بڑا اور اس کے ساتھ گلاس بھی اٹھا کر لے آئی۔ پہلے اس نے کندن کو پانی پلایا اور پھر خود پیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد خوشنما ایک پوٹلی بغل میں دبائے آ گئی۔ اس نے واقعی بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ چلیے، میں نے آپ کے اور بھیا کے کپڑے سمیٹ لیے ہیں، دوسری چیزیں بھی اس پوٹلی میں ہیں، مگر جانا کہاں ہے؟ خوشنما نے کندن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے پاس گھوڑا ایک ہی ہے، ہم تینوں اس پر نہیں بیٹھ سکتی، تم اس راستے سے نکل کر بستی میں راجو کے گھر پہنچ جاؤ، ہم بھی وہیں آ رہی ہیں۔ کندن نے کہتے ہوئے تہخانے میں ایک طرف اشارہ کیا۔ جی بہتر ہے، خوشنما کہتے ہوئے محالہ سندھ میں دوڑ گئی۔ زریاب، کندن اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ 2-3 مشعلیں جا رہی ہیں، انہیں بجھا دو، ہم بعد میں یہاں آئیں گے تو یہ ہمارے کام آئیں گی۔ ایک جلتی ہوئی مشل لے لو تاکہ ہم آسانی سے راستہ دیکھ سکیں۔ زریاب نے دیواروں میں لگی ہوئی تمام مشعلیں بجھا دی، ایک جلتی ہوئی مشل ہاتھ میں پکڑی، دوسرے ہاتھ میں کندن کو سہارا دیا اور وہ اس طرف چلنے لگی جس طرف سے آئی تھی۔ تہخانے کے خفیہ راستے سے نکلنے سے پہلے زریاب نے وہ مشل بھی بجھا کر ایک طرف رکھ دی اور وہ دونوں باہر آ گئی۔ کندن نے راستہ اس طرح بند کر دیا تھا کہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ باہر آ کر زریاب نے کندن کو گھوڑے پر بٹھایا اور خود بھی سوار ہو گئی۔ انہیں کھنڈرو کے اوپر سے ایک طویل چکر کاٹ کر بستی کی طرف آنا پڑا تھا۔ جب وہ بستی میں راجو کے گھر پہنچی تو خوشنما پہلے سے وہاں موجود تھی، شاید وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ زریاب اور کندن ابھی ٹھیک سے بیٹھی بھی نہیں تھی کہ چودھری خرمت کے گھر والے آ گئے۔ ایک دن پہلے ہی تو خامس اور گوبانگ خرمت چودھری کو پکڑ کر لے گئے تھے اور وہ دونوں حویلی میں اس کی لاش کو کتوں کی خوراک بنتے دیکھ چکی تھی۔ حوصلہ کرو آشکا، کندن خرمت کی بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ خرمت اب ہم میں نہیں ہے، ہم اسے کبھی نہیں بھول سکیں گے، اس نے اپنی جانیں وفا پر قربان کر دی۔ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں آقا زادی، آشکا نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے تم لوگوں پر فخر ہے، کندن نے کہا اور سب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد راجو یکا تیار کر چکا تھا۔ زریاب، خوشنما اور کندن سب سے رخصت ہو کر یکے پر بیٹھ گئے۔ یکا بستی سے نکل کر فیروز آباد کی طرف جانے والے کچے راستے پر دوڑنے لگا۔ فیروز آباد وہاں سے تقریباً 15 کوس کے فاصلے پر تھا۔ راستہ کچا اور ناہموار ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں تک پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ فیروز آباد ایک بڑا قصبہ تھا، یہاں سے درویش پور اور دوسرے شہروں کو بھی سڑکیں نکلتی تھی۔ یہ قصبہ نمران کی جاگیر ہی میں شامل تھا، لیکن یہاں زیادہ لوگ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد کاروباری اور تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ سکول بھی تھے۔ بودی شاہ منڈی میں آرتی کا کام کرتا تھا، کئی سال پہلے وہ بھی جاگیر کا ملازم تھا، لیکن پھر اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ قصبے کے نواح میں اس کا مکان حد سے وسیع و عریض تھا۔ بودی شاہ اس وقت گھر پر نہیں تھا، لیکن جب اسے مہمانوں کی آمد کی اطلاع بھجوائی گئی تو وہ فوراً ہی آ گیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا، پھر بودی شاہ ایک ڈاکٹر کو لے آیا جس نے کندن کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ کر دی اور تسلی دیتا ہوا چلا گیا۔ اسی شام رزمک بھی پہنچ گیا۔ بودی شاہ جاگیردار نمران کا وفادار تھا۔ کندن 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس کی مہمان رہ چکی تھی اور اس مرتبہ بھی بودی شاہ نے انہیں کسی تکلیف کا احساس نہ ہونے دیا۔ 2 دن یہاں رہے، اس دوران ڈاکٹر باقاعدگی سے آ کر کندن کو دیکھتا رہا۔ وہ قصبے میں ان کی آخری رات تھی۔ اسی رات زریاب، کندن اور رزمک نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صبح سویرے درویش پور چلے جائیں گے، جہاں ناصب رکھیل شاہ کے دفتر میں موجود جاگیردار نمران کے ایک ہمدرد گنجام نامی شخص سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ جاگیردار کو کہاں رکھا گیا ہے، بلکہ شیران نامی شخص کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، جسے جاگیردار نمران نے اپنے کاغذات کی فائل دی تھی۔ درویش پور میں اگرچہ ان کے لیے کئی خطرات ہو سکتے تھے، لیکن خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ زرغون جانے کے لیے انہیں درویش پور ہی سے بس مل سکتی تھی۔ بودی شاہ نے انہیں صبح سویرے لاڑی اڈے پہنچایا۔ درویش پور کے لیے بس کی روانگی میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ انہیں بہرحال سیٹیں مل گئیں۔ خوشنما اور زریاب ایک سیٹ پر بیٹھ گئے، کندن رزمک کے ساتھ دوسری سیٹ پر۔ درویش پور کا 6 گھنٹے کا راستہ تھا اور یہ تمام سفر جاگیر ہی میں تھا۔ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ زریاب حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے افسوس بھی تھا کہ اتنی بڑی جاگیر کی مالک کندن کیسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔
تقریباً 3 گھنٹے کے سفر کے بعد بس رک گئی۔ سامنے سڑک پر ایک لینڈ کروزر کھڑی تھی اور 2 آدمی سڑک کی وسط میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھی۔ بس رکتے ہی ایک تیسرا آدمی بھی لینڈ کروزر سے اتر آیا اور اس تیسرے آدمی کو دیکھ کر زریاب کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حامد تھا۔